ठीक है, चलो बिगिन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आखिरी क्वेश्चन आप लोग के साथ ये वाला हो रखा था, अभी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, शो दैट ab होल इनवर्स इज इक्वल्स टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि आपको लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अलग से फाइंड करना है, राइट हैंड साइड का वैल्यू अलग से फाइंड करना है। दोनों का आंसर अगर सेम आया तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, करो फटाफट, 2x2 का ही मैट्रिक्स है तो ज़्यादा परेशानी नहीं आना चाहिए। पहले आप AB निकाल लो, AB निकालोगे तो 3 5 2 7 इंटू यहाँ पर 1 3 2 4, मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस, 3 और 10 मेरे ख्याल में 13 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 9 और 20 मेरे ख्याल में 29 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 2 और 14 मेरे ख्याल में 16, और दिस इंटू दिस 6 और 28, सही कह रहा हूँ ना, तो 34 हो जाएगा। ये आपका AB आ गया। क्लियर है मेरे ख्याल में? एक बार ध्यान से देखते रहना बोर्ड पर। हाँ, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो कि AB को तो निकाल लिया, अब हमको ये चीज़ चेक करना है। तो LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर अगर सेम आया तो हम बोलेंगे कि हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेपरेटली सॉल्व करने के लिए मेरे को पहले चाहिए होगा AB का इन्वर्स। ठीक है, LHS के लिए ये मेरा LHS है। AB क्या है आप देखो एक बार, 13 29 16 34, तो ये हो जाएगा 13 29 और 16 34, 16 34। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका था हमारे पास में, वैसे 2/2 का इन्वर्स निकालने के लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है मेरे पास में, वही अंडरस्टैंडिंग। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस स्ट्रक्चर का यदि मुझे इन्वर्स चाहिए, दैट मीन्स कि इसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट। आप साइड में कहीं पे इसका पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, बताओ मेरे को 13 इंटू 34 माइनस 16 इंटू 29 कितना आ रहा है, 906। फाइनल सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो ना, 906। 13 इंटू 34 माइनस 16 इंटू 29 कितना आ रहा है ये बताओ। ये एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको करो। 13 इंटू 34 माइनस 16 इंटू 29 बोलो, माइनस 22 ओके। तो नीचे आ जाएगा आपके पास में माइनस 22, ये मैंने उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख दिया। और 2/2 का एडजॉइंट निकालना याद है आप लोगों को, डायगोनल के अलॉन्ग क्या होता था, हाँ क्या होता था, इंटरचेंज। बताओ क्या हो जाएगा, 34 13 और यहाँ पर माइनस 29 माइनस 16। आया समझ? अब ये जो माइनस 22 इसको आप साइड में ले लो ऐसे, माइनस 1/22 और यहाँ पर 34 माइनस 29 माइनस 16 13। आई होप समझ में आया होगा। ये हो गया आपके LHS का आंसर, चलेगा ना। अब आप आ जाओ RHS पे। RHS का आंसर देखो, RHS विल बी B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। अब आप B देख लो एक बार कि आपका B क्या था, 1 3 2 4, तो ये हो जाएगा 1 3 2 4, इसका इन्वर्स चाहिए मेरे को। और A क्या था मेरा, A वाज 3 5 2 7, तो 3 5 2 7 इसका इन्वर्स चाहिए मेरे को। वापस से ये 2/2 का है, इसका आप बताओ मेरे को कि डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा, 4 माइनस 6 मेरे ख्याल में -2, तो इसके नीचे -2 और ऊपर मेरे को क्या लगाना चाहिए, इसका एडजॉइंट्स का स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएगा बताओ। इंटरचेंज करो 4 1 और यहाँ क्या आ जाएगा -3 -2, चलेगा मेरे ख्याल में। सेकेंड वाले के लिए डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, 3 7 21 और 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा 11, तो नीचे तो आ गया आपके पास में 11 और ऊपर आपको बिठाना है इसका एडजॉइंट वाला स्ट्रक्चर, वो कितना होगा बताओ। 1 सेकेंड, अब बताना जरा। डायगोनल के अलॉन्ग क्या करना था, एलिमेंट्स इंटरचेंज, क्या हो जाएगा बताओ 7 और यहाँ 3 आ जाएगा। नॉन डायगोनल के अलॉन्ग साइन चेंज, क्या आ जाएगा -5 और -2, ठीक है मेरे ख्याल में। तब अब देखो -2 इंटू 11 कितना हो जाएगा -22, तो -1/22 तो एक आ ही गया अपने पास में। और बाकी ये दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया मेरा रो, ये हो गया मेरा कॉलम। 4 7 सा कितना हो जाएगा 28 और माइनस माइनस प्लस, और एक और मेरे को क्या करना है, प्लस ही करना है, तो मेरे ख्याल में कितना हो जाएगा 28 प्लस 6 कितना आ जाएगा बताओ 34। अच्छा मैं एक चीटिंग करने का तरीका अगर आपको बताऊं, सब कुछ अगर सही चल रहा है यहाँ से छाप सकते हो,
अब देखिए -1/22 आ ही रखा है, दोनों को इक्वल होना ही है, तो जो यहाँ है वही आएगा। एक एलिमेंट को ईमानदारी से निकाल लेना और बाकी सबको छाप लेना। तो क्या आना चाहिए आंसर में बताओ यहाँ पे? -29, नीचे क्या आना चाहिए? -16 और 13। ईमानदारी से भी करेगा तो यही आएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। करो फटाफट कॉपी करो। चल रहे हैं आगे फिर। अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट A इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। ठीक है, डायरेक्टली अगर A इनवर्स फाइंड करने बोलता तो 2 लाइन का ही काम, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है कि पहले शो करो कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा और फिर फर्दर A इनवर्स का वैल्यू बताओ, तो ये करने का तरीका थोड़ा पिक्यूलियर, थोड़ा यूनिक है। मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक पार्ट हम लोग सब लोग कर ही लेते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको चेक करना। आओ चेक करते हैं क्या हो जाएगा बताओ। अगर आप A डालते हो उसके अंदर में तो क्या आएगा बताओ? LHS विल बी लाइक दिस, A², आगे बताओ -3A, और बताओ -7 छोड़ें कि 7i हो जाएगा? 7i हो जाएगा, ऐसा पहले पढ़ा हुआ हम लोग का। इसके आगे देखो क्या है कि अब A² जो है वो आप साइड में फाइंड कर लो। A² का मतलब क्या हो जाएगा? A इंटू A। ठीक है, और A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 3 -1, 5 3 -1 -2। यहाँ पर भी हो जाएगा 5 3 -1 -2। सॉल्व करने पे देखो क्या होगा, रो इंटू कॉलम तो 25 -3 मेरे ख्याल में 22, फिर रो इंटू कॉलम तो 15 और -6, तो 15 -6 कितना हो जाएगा? 9। रो इंटू कॉलम -5 + 2, तो -5 + 2 मेरे ख्याल में -3, और रो इंटू कॉलम -3 + 4 तो मेरे ख्याल में 1। ये A² का वैल्यू आना चाहिए 22 9 -3 1 -3 टाइम्स ऑफ A का खुद का आंसर है 5 3 -1 -2, और -7 टाइम्स ऑफ I का मतलब 1 0 0 1। सारे नंबर्स को अंदर ले जाओ अलॉन्ग विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 22 9 -3 1, -3 अंदर जाके प्लस ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -15 -9 3 और 6, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस -7 0 और 0 -7। अब बस इन सारे को ऐड करना है आपको, तो 22 -15 कितना हो जाएगा? 7, और 7 - 7 कितना हो जाएगा? 0। सो दिस इज इक्वल्स टू पहले पोजीशन पे 0, 9 - 9 0, बाकी एक और 0 है तो 0 ही रहेगा, -3 + 3 0, यहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, और 1 + 6 7, 7 - 7 का आंसर फिर से कितना हो गया? 0। दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स, और यही क्या आ गया हम लोग का? RHS। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ, जिसमें आपने ये शो किया कि A जो है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? जहाँ से आगे पूछ रहे हो, ये -3 को अंदर ले जाओ तो 3 × 5 कितना होता था? 15, और माइनस साइन भी इम्पैक्ट डालेगा तो -15, वैसे करके सबको चेंज कर दिया, और यहाँ से -7 को अंदर ले जाओगे तो -7 × 1 -7, 0 का जगह पर 0, फिर से 0 का 0 और 1 का हो जाएगा -7, और बाकी सबको ऐड कर लिया। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके आगे के पार्ट के लिए सब लोग एक बार बोर्ड पर देखो कि इस इक्वेशन के हेल्प से आप A इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A² -3A -7I इज इक्वल्स टू हो गया मेरे लिए 0। हमको क्या चाहिए, क्या निकालना है बताओ? A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ओवरऑल पूरे इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो और देखो कि इम्पैक्ट क्या आएगा। और दिमाग में ऐसे सोचना कि आप A इनवर्स को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट से करो या राइट से करो, फिर भी आप सोचना कि आप राइट से कर रहे हो। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, A² × A इनवर्स एक पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में -3A × A इनवर्स एक और पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में 7I × A इनवर्स एक और पार्ट। नल मैट्रिक्स × A इनवर्स भी होगा बट फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल रिमेन अ नल मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगा देखो कि A² × A इनवर्स, वैसे सच बात बताऊँ तो इसका मैनिपुलेशन का तरीका ये होना चाहिए कि A × A × A⁻−1, ये मिला के हो जाएगा I, यहाँ पे रहेगा A, और ये मिला के हो जाएगा E। एक्चुअल तरीका तो ये है, बाकी इसको इग्नोर करो। आप ना यहाँ पर नॉर्मल एक्सपोनेंट की तरह भी सोच सकते हो, उससे भी आंसर ठीक ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब नॉर्मल एक्सपोनेंट की तरह अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे पावर कितना है 1, और यहाँ पर पावर कितना है -1, 2 - 1 का आंसर कितना बचेगा 1, तो उस हिसाब से आप बस A सोच लो।
इससे भी कभी आपका आंसर अटकेगा नहीं, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर आपका ठीक ही रहेगा, बट एक्चुअल प्रोसेस कुछ और है। जैसे ये ए आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई, ठीक है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर रहेगा -3 टाइम्स ऑफ कितना, आई, और आई इंटू एनीथिंग, आई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आई इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताऊँ, -7 टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स, और राइट हैंड साइड में आपके पास में क्या है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन ऐसे ऊपर कर दें, ये सिचुएशन है आपके पास में। आपको इसमें से क्या निकालने में इंटरेस्ट है ये बताओ मेरे को। ए इनवर्स निकालने में इंटरेस्ट है, राइट। सब लोग बोर्ड की तरफ देखते रहना, क्या निकालने में इंटरेस्ट है बताओ फिर से, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स वाला जो पार्ट है ना, उसका साइड आप स्विच कर दो, उसको आप आइसोलेट करने का ट्राई करो। तो -7 ए इनवर्स से उस तरफ यदि भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 7 ए इनवर्स, और ये आपको क्या दे देगा देखो, a - 3i इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दो, ए का और आई का वैल्यू बिठा दो यहाँ पे। ए का आंसर कितना था बताओ, 5 3 -1 -2, सो यहाँ आ जाएगा देखो 5 3 -1 -2, -3 टाइम्स ऑफ यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स, ऐसा। इज इट क्लियर, चलूँ आगे चलूँ, ओके। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताने का ट्राई करना, 5 3 -1 -2, ठीक है, और माइनस ऑफ 3 अंदर चला जाएगा तो 3 0 0 3, ऐसा कुछ। दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स, ऐसा दिया हुआ है आपको। इसको सिंप्लीफाई करूँ, 5 - 3 आई थिंक 2, 3 - 0 3, -1 - 0 -1, -2 -3 -5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ ए का इनवर्स, और यहाँ से ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7 टाइम्स ऑफ 2 3 -1 -5। ये आपका आंसर, क्लियर है। अब देखो ये आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया, ये यहाँ पर तो 2 मिनट में वेरीफाई भी हो जाएगा। आप फॉर्मूला से सोचो तो ए इनवर्स क्या आना चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंस ए इज 2/2 मैट्रिक्स, तो ये दोनों निकालना मेरे लिए बहुत ईजी है। आप बताओ मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 5 × -2 -10, और यहाँ से -3, तो -10 -3 कितना हो जाएगा, +3। तो अल्टीमेटली कितना रहेगा नीचे, -10 +3, तो मेरे ख्याल में -7। और ऊपर आप इसका करो वो वाला काम कि डायगोनल पे इंटरचेंज और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में -2, फिर -3, और बोलो 1, और बोलो 5, सही कह रहा हूँ शायद, चेक कर लो ये आया कि नहीं, यही आना चाहिए था। अच्छा साइन उसका कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्यों ऐसा आ रहा है मैं दिखा देता हूँ। ये जो माइनस साइन है ना, इसको अंदर घुसा दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा बताओ, नीचे आपके पास 7 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 3 -1 -1, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इस इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई कराओ और फिर जाके इन्वर्स को ढूंढो, तो आपको ये लंबा वाला जो प्रोसेस है ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्लियर है। और ये क्वेश्चन और घटिया हो जाएगा अगर एक खुद अपने आप में 3/3 का मैट्रिक्स हो जाता, तब वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। और वही घटिया क्वेश्चन अभी अगला है भी शायद अपना, ठीक है। अच्छा ये लिखना है किसी को कि हो गया सबका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डन। अब अगले वाले पे चल रहे हैं। इसको देखो, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं कि आंसर मैच होता है कि नहीं अपना। देखो ए का आंसर क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। सेटिस्फाई करवाना है कौन से इक्वेशन को, a² - 4a - 5i इक्वल्स टू 0, a² - 4a - 5i इज इक्वल्स टू 0। और फर्दर फाइंड करना है कि a इनवर्स क्या होगा। तो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे a² चाहिए होगा, तो मैं अपने सोल्यूशन में पहले ही a² पे ही अटैक करूँगा, पहले a² ही निकाल लेता हूँ। तो a² इक्वल्स टू a × a, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। सॉल्व करूँगा तो रो इंटू कॉलम, मेरे ख्याल में 1 4 और 4, तो 9 आ जाएगा शायद। फिर मल्टीप्लाई करो तो 2 2 2, सही कह रहा हूँ क्या, अच्छा नहीं 2 2 8 आएगा शायद। फिर देख लो एक बार, 2 4 2 8,
मेरे को ऐसा लग रहा है फिर कि 8 9 8 8 8 9 ऐसा आना चाहिए, ठीक है। अब बिगिन करते हैं LHS से। तो LHS में डालोगे इसको, मतलब सोल्यूशन इस लाइन के नीचे है। हाँ, ये पार्ट पहला हो गया। अब LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS है हमारा a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 5 टाइम्स ऑफ i। सो a स्क्वायर का वैल्यू इट इज 988 898 889 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 122 212 221 और माइनस 5 टाइम्स ऑफ i का वैल्यू 100 010 001। ऐसा सिंप्लीफाई करोगे, ये पहले -4 और -5 को अंदर ले जाओ, फिर अगले स्टेप में एक साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। 988 898 और 889 -4 अंदर जाके मेरे ख्याल में प्लस -4 -8 -8 -8 -4 -8 और फिर से -8 -8 -4 और ये -5 अंदर जाके मेरे ख्याल में -5 0 0 0 -5 0 और 0 0 -5, ठीक है। अब सॉल्व करने पे देखो क्या आ जाएगा, 9 -4 -5 मतलब 0 ही आना चाहिए। तो आंख बंद करके लिखी दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो वेरीफाई तो हो गया कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है। अब इनवर्स निकालने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलो मैं अगले पेज पे। तो अगला देखो क्या हो जाएगा। नाउ जो इक्वेशन था वो क्या था हमारा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0 जैसा है। आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर इंटू a का इनवर्स माइनस 4a इंटू a का इनवर्स और माइनस 5i इंटू a का इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू a का इनवर्स। दिस एम्प्लाइज यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा -4 टाइम्स ऑफ i और यहाँ से बचेगा मेरे ख्याल में 5 टाइम्स ऑफ a का इनवर्स। दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको a इनवर्स में इंटरेस्ट है तो इसको खींच के उस तरफ ले जाओ। ये हो जाएगा आई थिंक a -4 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a का इनवर्स। अब बाकी पार्ट्स में वैल्यू वगैरह डाल दो एक बार। ठीक है, वैल्यू डालोगे इसमें तो a का वैल्यू क्या था हमारे पास में 122 212 और 221 -4 टाइम्स ऑफ i तो 100 010 और 001। दिस इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a का इनवर्स। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। 1 - 4 कितना आ जाएगा -3 आ गया। तो कैलकुलेशन बता दो एक बार, मतलब बाकी तो 2 2 फिर 2 -3 2 और फिर 2 2 -3 और उस तरफ क्या अपने पास में 5 टाइम्स ऑफ a का इनवर्स। अब बस वो 5 को धक्का मार दो तो 1/5 इज इक्वल इनटू -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू a इनवर्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। नहीं, और इसका तो चेक करना भी डिफिकल्ट होगा 3/3 का, ठीक है। चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट x इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस। इसको करने का एक मान लो कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमने सीख रखा है, ठीक है, कि पहले आप x के ऑर्डर के बारे में बात करो। कैसे बात करोगे कि x का ऑर्डर मान लो कि आपके p इंटू क्यू है, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 और आने वाले आंसर का भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन वैलिड होने के लिए q को 2 से मैच होना होगा और इसके आंसर का ऑर्डर फर्दर कितना आएगा बताओ, p टाइम्स ऑफ 2, ठीक है ना। लेकिन इसका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए क्योंकि इसी को आंसर बोला जा रहा है, तो p का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 2। तो इससे मेरे को पता चला कि x का ओवरऑल ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/2। वहाँ से मैं बोलूँगा कि लेट x इज इक्वल्स टू a b c d, 2/2 का एक मैट्रिक्स बना लो, सॉल्व करो आप इक्वेशन बना के, आंसर आ जाएगा। बोलो एक और बात देखो, मैं बता देता हूँ। x एक मैट्रिक्स है, मुझे बस एक बात का कन्फ्यूजन है कि x का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो मैंने मन में मान लिया कि x का ऑर्डर है p इंटू q, ठीक है। अब x का और इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड होने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि इसका और इसका ये वाला नंबर मैच करे, बीच वाला नंबर। तो q का वैल्यू 2 हो गया,
फिर इसका जो भी आंसर आएगा आई कैन प्रेडिक्ट कि उसका आंसर होना चाहिए p इंटू 2 के फॉर्मेट में, और आंसर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, तो उसका ऑर्डर ये p इंटू 2 तो सेम होना पड़ेगा ना, तो उससे मुझे पता चला कि p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो फिर फाइनली आई कंक्लूडेड कि ओके x का जो ऑर्डर है वो रहेगा 2/2, और वहां से आई कैन एज्यूम कि x इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ सपोज करो क्या ABCD, और यहाँ से फिर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये निहायत ही घटिया तरीका है इसको करने का, बहुत लंबा जाएगा इससे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सिंस अब आप लोगों को इन्वर्स निकालना आ गया, क्या निकालना आ गया बताओ, इन्वर्स निकालना आ गया, तो आप इन्वर्स के आइडिया का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई कीजिएगा। आप सोचिए, इसको सोच लीजिए आप a, और ये है आपका x, ठीक है ना, x इंटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a, और उस वाले को आप सोच लीजिए कि वो b, ठीक है। तो आपका ये जो सीन है ये क्या है, ये है x टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम b मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से a को उड़ाना ही तो है, तो a उड़ाने के लिए आप एक काम क्या कर सकते हो कि दोनों बगल राइट साइड से a इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो क्या सीन हो जाएगा बताओ, a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू b इंटू फिर से a इनवर्स, इन दोनों का मिला के वैल्यू कितना हो जाएगा i, ये हो गया यहाँ से गायब, यहाँ क्या बचेगा बताओ x इज इक्वल्स टू में यहाँ क्या आएगा b इंटू a का इनवर्स। अब b हमारे पास में सामने ही है और इसका हमको इनवर्स चाहिए, उतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं हम लोग। आया बात समझ? तो देखो यहाँ से आंसर कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू ये हो गया b टाइम्स ऑफ a का इनवर्स। b क्या है देख लो एक बार, 4 1 2 3, तो b के जगह पर 4 1 2 3, a इनवर्स के जगह पर नीचे मेरे को चाहिए होगा डिटर्मिनेंट a और ऊपर मेरे को क्या चाहिए होगा एडजॉइंट a। a को आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 1 -1, पहले आप डिटर्मिनेंट बता दो इसका क्या हो जाएगा, -3 -2 कितना आएगा -5। तो नीचे मेरे ख्याल में क्या नंबर रहना चाहिए बताओ, ये तो अभी भी 4 1 2 3, नीचे यहाँ पर क्या होना चाहिए -5, और ऊपर सोचो क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ -1 यहाँ पे 3, और नॉन डायगोनल पे साइन चेंज, तो 2 1 से क्या हो जाएगा -2 -1, ठीक है। आया समझ? अब इस -5 को तो खींच के आप बाहर ले जाओ क्योंकि ये अलग सा नंबर है, इसको आप ले लो यहाँ पे -1/5 ऐसे। यहाँ पर अब है आपके पास में 4 1 2 3, और यहाँ पर क्या है -1 -2 -1 और 3, ठीक है। इनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, क्या आ जाएगा बताओ, -1/5 बोलो, दिस इंटू दिस -4 -1 कितना आ जाएगा -5, सही कह रहा हूँ शायद। फिर दिस इंटू दिस -8 और +3, -8 +3 5 आएगा क्या शायद, क्या ठीक बोल रहा हूँ, 5 पॉजिटिव में, अच्छा नहीं -5 क्या है, -5 सॉरी। फिर ये वाला दिस इंटू दिस, तो -2 -3 कितना -5, और फिर दिस इंटू दिस -4 और +9 शायद, तो -4 + 9 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब ये -1/5 को अंदर ले जाओगे तो x इक्वल से देखो क्या मिलेगा आपको, 5 से तो सब डिवाइड हो गया और सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 1 1 और बोलो 1 और लास्ट में -1, ये आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। कौन सा, ये वाला दिस इंटू दिस, तो -4 और प्लस -1, तो -4 -1, अरे पगली देखो ये वाला और ये वाला है ना, 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 है, राइट। करो कॉपी करो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम ही आइडिया पे बेस्ड है, लेकिन इस बार आपको एक आदमी का नहीं दो आदमी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो कि जिसको निकाला वो यहाँ बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले को ए मान लो, राइट वाले को बी मान लो, और एकदम से राइट साइड वाले को सी मान लो, और थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे पी को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, ये पी है, ये बी है, और ये इक्वल टू में सी है, और यहाँ से मुझे पी को निकालना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, ए पी बी इज इक्वल्स टू सी, पी चाहिए आपको, तो आपको ए भी भगाना है और बी भी भगाना है। यहाँ पे शुरू में मैंने मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को डिस्कस करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला था कि मैट्रिक्स के टाइम पर ना साइड बहुत मैटर करता है कि आप किधर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जैसे आपको ए भगाना है, तो ए भगाने के लिए राइट से ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन ठीक रहेगा कि लेफ्ट से, ऑब्वियसली लेफ्ट से। और यदि मेरे को बी भगाना है
तो उसके लिए बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कहाँ से सही रहेगा, राइट से। ये चीज़ को लेके थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, देखो ये नहीं समझे वाले लोग के लिए है, सुनिए। a प्लस बी जब आप मैट्रिक्स से डील करते हैं ना, मान लीजिए कि आप इसको c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रॉपर्टी कहता है कि इसका आंसर ca प्लस सी बी ही लिख सकते हो आप इसको यदि आप लिख रहे हो कि ac प्लस बी सी, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर आपको a भगाना है और a इनवर्स से आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। इस a को भगाने के लिए a इनवर्स यहीं चाहिए मेरे को, तो मुझे लेफ्ट से a इनवर्स देना होगा, समझे। तो इट विल लुक लाइक दिस, a इनवर्स इंटू ए इंटू पी इंटू बी, और b भगाने के लिए b इनवर्स यहाँ से। अब ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट में खाली जो देना है दे दो, अभी दोनों है यहाँ पे, और इसका दोस्त, इसका पार्टनर मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा। a इनवर्स c अपने जगह पे रहेगा और राइट से इसके पास आ जाएगा b इनवर्स। आया बात समझ। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा i, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा i, और यहाँ से क्या निकल जाएगा p। सो p इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा a इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स, ठीक है, ठीक है, ओके है यहाँ तक। अब सारा a इनवर्स c और b इनवर्स सब 2/2 का है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं इनका। जैसे a इनवर्स का आंसर अगर मेरे को लिखना हो तो नीचे मुझे चाहिए होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। कमिंग टू द प्रीवियस पेज, इसका डिटर्मिनेंट बताओ, 4 - 3 कितना 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, नीचे तो 1 रहेगा और ऊपर चाहिए मेरे को इसका एडजॉइंट, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ, 2 तो सेम ही है, तो ये 2 और 2 ही रहेगा। और फिर बताओ 1 और 3 का क्या हो जाएगा, -1 - 3। आया समझ। सी पे कोई इन्वर्स वगैरह नहीं लगा हुआ है। अच्छा देखते जाना, ये ए का इन्वर्स लिख लिया, फिर सी का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, 1 2 2 -1, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 2 2 और -1। और बी इन्वर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये बी था आपका, तो बी इन्वर्स का जो भी तरीका होता था वही तरीका लगाएंगे। नीचे मुझे चाहिए होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, सोचो कितना आ जाएगा, 9 - 10, तो कितना -1, डिटर्मिनेंट वैल्यू -1। और एडजॉइंट अगर चाहिए तो वो कैसे निकालोगे, -3 - 3 सेम ही नंबर्स है, तो चेंज करके कोई फायदा होगा नहीं आपको। यहाँ रहेगा -3 - 3, और नॉन डायगोनल के लॉन्ग या कॉन्जुगेट डायगोनल के लॉन्ग साइन चेंज, तो एक -2 आ जाएगा और एक -5 आ जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। इन तीनों का हम लोग करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे होगा, या एक सेकंड इसी पेज में करने का ट्राई करता हूँ, देखना ध्यान से। नीचे का जो 1 और -1 है, जो अकेला अकेला घूम रहा है, उनका मिला के एक -1 हो जाएगा, उसको मैं पहले ही अलग कर देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू एक -1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम, हाँ डाल भी सकते हो, कोई बात नहीं है, माइनस उड़ा दूं क्या, ठीक है। देखो ये सजेशन भी ठीक है, आप माइनस जो है ना वो ऊपर वाले मैट्रिक्स को खिला दो, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, सब पॉजिटिव जैसा हो जाएगा। और देखने में ये कैसा रहेगा फिर, 2 -1 -3 2, ये वाला कैसा रहेगा, 1 2 2 -1, और नेक्स्ट वाला कैसा रहेगा, 3 2, क्योंकि आप माइनस खिला रहे हैं इसको, और 5 3, ऐसा हो जाएगा शायद। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो फटाफट। सो रो इंटू कॉलम, आई थिंक 2 - 2, पहला वाला तो 0 आ जाएगा, रो इंटू कॉलम 4 + 1 5, ये वाला 7, नेक्स्ट वाला 12 4, कौन सा 1 होगा, ये गलत आदमी पे भरोसा कर लिया मैंने। देखो रो इंटू कॉलम -3 + 4 1 आएगा मेरे ख्याल में, रो इंटू कॉलम -6 - 2, तो -8 आएगा शायद, ठीक है। और इंटू में क्या है यहाँ पर, 3 2 5 3। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई करो तो रो इंटू कॉलम 0 और 25 शायद, फिर नेक्स्ट वाले में 0 और 15, नेक्स्ट वाले मेरे ख्याल में 3 और 40, मतलब 3 - 40 एक्चुअली, तो -37 होगा शायद। और नेक्स्ट वाला 2 और -24, तो -22, ये आंसर है आपका, ठीक है। करो कॉपी करो, चलो मेरे ख्याल में डन सबका ये, ठीक है। और ये आप समझो कि नॉर्मल इनवर्स के बेसिस पर ना शायद आखिरी क्वेश्चन था। अब अपन एक नए टॉपिक पे चलेंगे, लेकिन लगाओ हेडिंग लगाओ आप लोग, लिखिए हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स
एंड मैट्राइसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। अभी तक जितना भी आप देख रहे थे ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल और थोड़ा सा सच बताऊं तो बोरिंग सा भी था, मतलब मैट्रिक्स वैट्रिक्स ये वो अगड़म बगड़म, लेकिन यहाँ से जो है चीज़ सब थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं है। और यहाँ से जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इस वाले पार्ट से आप एक केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक पक्का केस स्टडी आएगा। एक तो मान लो कि केस स्टडी का क्वांटिटी भी आप लोग के पेपर में और बढ़ जाएगा इस साल से, ठीक है, क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने का बात है, और एक केस स्टडी आप पक्का इस वाले पार्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सिंसियरिटी के साथ में इस पार्ट को देखिएगा, कहीं कोई भी दुविधा डाउट हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या है आप लोग का बताइए, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। एक बार थोड़ा और जोर से बोलिए। इसमें कुल मिला के मुझे 3 चीज पढ़ाना है आपको। एक पढ़ाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या पढ़ाना है बताओ, दूसरा पढ़ाना है क्रेमर्स रूल, क्या पढ़ाना है बताओ, क्रेमर्स रूल, और तीसरा पढ़ाना है मार्टिन्स रूल। किसका रूल, मार्टिन्स रूल। एक बार और बताओ, पहला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा क्या है क्रेमर्स रूल, और तीसरा क्या है मार्टिन्स रूल। पहला दूसरा मोस्ट प्रोबेबली आज देख पाएंगे, तीसरा वाला अगले क्लास देखेंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख के छोड़ दो आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां बोर्ड पर देखो एक बार। मान लो कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका वर्टाइसेस आपको बताया हुआ है ए x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया यानी कि ये पोर्शन, कपिश बोलो हाँ, ये ट्राइंगल का एरिया आप डिटर्मिनेंट के एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आइए समझते हैं उस चीज को। ये है वो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, ठीक है। इफ यू हैव अ ट्राइंगल whose all the vertices are already known to you, then you can find the area of the triangle by help of determinant. The formula is very simple. आप इसको देख के घबराइए मत, मैं टेक्निक बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। ये जो बाहर वाला डंडी है ना, ये है मॉड। क्या है ये बताऊँ, मॉड आप लोग को याद ही होगा कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव कर देता है बस। अंदर ये हाफ अपना नॉर्मल वाला हाफ है, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसा सोचिए कि 3 वर्टेक्स आपके पास में, राइट। पहला वर्टेक्स क्या है बताइए, x1, y1, तो उससे निकल के आता है x1, y1, 1। दूसरा वर्टेक्स क्या है बताइए, x2, y2, उससे निकल के आता है x2, y2, 1। और तीसरा वर्टेक्स आपका क्या है, x3, y3, उससे निकल के आता है x3, y3, 1। बस अब वो सब छोड़ो, वो सब डिस्कशन आज के लिए नहीं। कैसे आया है ये बोलो, बिल्कुल देखो, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स हमको पहले से पता रहेगा, और अगर तीनों वर्टेक्स हमको पता रहेगा तो उसके एरिया के लिए डिटर्मिनेंट पे बेस एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। द फॉर्मूला इज दिस वन। बाहर लगाया हुआ जो डंडी है दैट विल बिहेव लाइक मॉडुलस। अंदर वाला जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। तो ये हाफ तो हाफ है नॉर्मल सा, और डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये जो सेकंड स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो है डिटर्मिनेंट, ठीक है। और उसके अंदर में जाके ये जो लिखा हुआ है x1, y1, 1, तो इसके आने का तरीका ये है, देखो कि एक वर्टेक्स क्या था आपका x1, y1, इसके बदले में आप सोचिए कि x1, y1, 1 आ गया। दूसरा वर्टेक्स आपका क्या था x2, y2, उसके बदले में x2, y2, 1 आ गया। और तीसरा वर्टेक्स आपका क्या था x3, y3, उसके बदले में यहाँ पर x3, y3, 1 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना तो हमको आता ही अच्छे से। डिटर्मिनेंट ब्रेक करने के बाद में आंसर कैन बिकम पॉजिटिव ऑल्सो एंड आंसर कैन बिकम नेगेटिव ऑल्सो। लेकिन जो बाहर वाला मॉड पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये मॉड क्या करेगा कि हर आंसर को क्या बना देगा, पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोई भी एरिया जो हम पढ़ेंगे, एरिया का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसको नेगेटिव होने से बचाने के लिए हम लोगों ने बाहर क्या लगा दिया है यहाँ पर, मॉडुलस। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब आपको बस ये स्ट्रक्चर पे फॉर्मूला में वैल्यूज बिठाना है, इसको सॉल्व करना है, और जो भी आंसर यहाँ से निकल के आएगा दैट विल बी योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इससे रिलेटेड देखो दो छोटा बात और भी। अगर मैं बोलूं कि आपके पास में 3 पॉइंट है, आपके पास में क्या बताऊं, 3 पॉइंट, उसको आप कितने तरीके से बोर्ड पे अरेंज कर सकते हो, इनफाइनाइट। लेकिन ब्रॉडली अगर मैं वो सारे इनफाइनाइट केसेस को स्टडी करूंगा ना, तो ब्रॉडली मेरे को 2 ही केस मिलेगा। एक केस ऐसा मिलेगा कि जब वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहा होगा, मान लो कि ऐसा है और तीनों सेम ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा मेरे को ऐसा मिलेगा कि 3 पॉइंट का लोकेशन यूं है
ऐसा 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 कि चाह के भी मैं सेम स्ट्रेट लाइन तीनों से पास नहीं करवा सकता हूँ। मान लो कि इस दो से ये पीला वाला कर रहा है, बाकी इन दोनों से ये वाइट वाला कर रहा है, और बाकी दोनों से मान लो कि ये पिंक वाला वो करा देते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन नन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स का सेटलमेंट ऐसा है तो इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बताओ? कोलिनियर पॉइंट्स। और पॉइंट्स का सेटलमेंट अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बताओ? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोलिनियर पॉइंट्स आया तो क्या आपको ट्राइंगल का फोटो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। और नॉन कोलिनियर आया तो ट्राइंगल तो बन रहा है। अब इससे रिलेटेड भी एक प्रॉपर्टी कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुआ तो ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा, और ट्राइंगल अगर कभी नहीं बनेगा तो इस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर कितना होना चाहिए? 0। लेकिन अगर आपका पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हुआ तो ट्राइंगल चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, बनेगा हमेशा, और कुछ ना कुछ आंसर हमेशा आएगा। तो इस चीज को थोड़ा हम दिमाग में रखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल देना कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब आपको सोचना है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बोलने का ट्राई कर रहा है वो, बस उसको बोलना नहीं आता इसलिए वैसे बोल रहा है। आया बात समझ? अगर क्वेश्चन में कभी भी बोले कि A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट, आप समझो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो पहले आप ये फोटो बना लो, शेड करने का जरूरत नहीं है, बस ट्राइंगल बना के नाम लिख लेना। A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3। ठीक है, A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3। नीचे लिखो एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, ये मॉडुलस का डंडी पहले, फिर एक हाफ, फिर डिटर्मिनेंट का डंडी, उसमें 3 लाइन x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डन। नीचे लिखो नोट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, 0 आ गया तो बोल देंगे कोलिनियर है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अब इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल देखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, मतलब यूज डिटर्मिनेंट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस दिस दिस, आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। पूछ रहा है पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो और फिर आप अपना कंक्लूजन दो कि कोलिनियर है कि कोलिनियर नहीं। करो जल्दी से करो, क्या हो जाएगा बताओ? मॉड का डंडी, फिर हाफ, फिर डिटर्मिनेंट का डंडी, और जैसे 1 - 1 है तो 1 - 1 1, नेक्स्ट पॉइंट 2 4 1, नेक्स्ट पॉइंट -3 5 और 1। ये डिटर्मिनेंट तोड़ के बताओ कितना आ रहा है, थोड़ा फटाफट करना। अच्छा देखो, मेरे ख्याल में 26 आया होगा सबका, तो यहां पर मिटा देंगे 26। ठीक है, और हाफ ऑफ 26 कितना हो जाएगा? 13। वेरी गुड। और 13 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 13। 13 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 13। करेंगे, करते हैं। ये 13 तक कहानी पहुंचा आप लोग का। 13 के बाद में थोड़ा सा केयरफुल होना है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, तो मुझे बगल में लिखना चाहिए स्क्वायर यूनिट्स। सिंस कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं है, फिर भी स्क्वायर यूनिट्स बोलना जरूरी है। ठीक है, अब जिन जिन से ये डिटरमिनेंट ब्रेक नहीं हो पाया, एक बार मैं फिर से याद दिलाने के लिए करके दिखा देता हूं, लेकिन कोशिश करो आत्मनिर्भर होने का। देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1 1, नेक्स्ट वाला क्या है? 2 4 1 और -3 5 1। सब लोग प्लीज ध्यान से सोचो, है ना? किससे खोले बताओ? फर्स्ट रो से खोल देते हैं। सो 1 × देखो क्या होगा, अब फिर से यही जगमगाहट लेना होगा। ये गया, ये गया, इन चारों का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बताओ? बोलो क्या हो जाएगा? 4
और -5, 1 बोल रहे हो तो फिर गलत है, -1 आएगा शायद, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में पोजीशन नेगेटिव है तो ये +1 हो जाएगा, और फिर से वही बात कि रो गया कॉलम गया, 2 1 -3 1, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा बताओ, इस बार तो 5 आ जाएगा शायद, और +1 इंटू क्या होगा बताओ, फिर से वही कि ये वाला और ये वाला गया, क्या हो जाएगा 2 4 -3 और 5, तो 10 + 12, सही कह रहा हूँ ना, तो 22, अभी 27 - 1 26, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अच्छा इसमें एक बात और था, मैं भूल गया, कोलिनियर पे भी तो कमेंट करना था, तो कोलिनियर है कि नहीं है, लिख लेना एक वर्ड, दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर, इसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे, आंसर 0 आना चाहिए, कर लो ट्राई कर लो, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू मॉड का डंडी हाफ डिटरमिनेंट का डंडी -1 -1 1, 5 7 1 8 11 1। अभी देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना, आंसर 0 आ जाएगा इसका। ये फास्ट कैलकुलेशन का तरीका है नहीं, लेकिन आप लोग एक लाइन लिख के दिखा देना, तो टीचर को लगेगा कि अच्छा टोपी पहना रहा है मुझे ये कर लो, चेक कर लो, वैसे 0 आएगा ही। आ गया क्या, आ गया, 2-3 जन का आ गया, मतलब कोलिनियर प्रूफ कर रहे हैं तो 0 तो पक्का आएगा ही, ठीक है, आ गया होगा 0 सबका, लिख लो, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। पढ़ो और कैसे करना है बताओ। ये तीनों को कोलिनियर बोला हुआ है कि पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि कोलिनियर ये है, तो कोलिनियर यदि है तो इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0, ये बात हमको पहले से पता है, वहां से कि इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। लिखो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज, अगले स्टेप में लिखना, मॉड का डंडी हाफ डिटरमिनेंट का डंडी 2 - 1 1 -3 4 1 x 5 1 मॉड क्लोज, सॉरी डिटरमिनेंट क्लोज मॉड क्लोज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है ना सबके लिए। चलो करते हैं फिर, डिटरमिनेंट ब्रेक करो तो एक बार ध्यान से, मैं साइड में कर देता हूं, पहले लाइन से खोलते हैं, सपोज करो तो 2 × मेरे ख्याल में रो कॉलम कौन 4 - 5 - 1, फिर -1 का हो जाएगा +1, रो कॉलम कौन -3 - x, ठीक है, और फिर +1 रो कॉलम कौन -15 - 4x, ठीक है। दिस इज, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, -2 फिर मेरे ख्याल में -3 - x -15 - 4x, तो ये हो गया -5x, फिर 5 -20 हो जाएगा शायद, ठीक है। तो हाफ ब्रैकेट के अंदर -20 - 5x मॉडुलस इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 11th का है इसीलिए समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल में, ठीक है। चले यहाँ से आगे, मॉड का बिहेवियर मुझे याद नहीं कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नहीं किया, आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मॉड का मतलब होता है, किसी भी नंबर के मॉड का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे उस पॉइंट का 0 से डिस्टेंस, 0 से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि मॉड ऑफ 7 क्या होगा, तो आप सोचेंगे कि ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया 7, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। मॉडुलस ऑफ मैं पूछूं कि -2 का आंसर क्या होगा, तो -2 का लोकेशन हो गया यहाँ पे, लेकिन इनके बीच का सोचो डिस्टेंस कितना है
2 यूनिट, आपको यहाँ पहुँचने के लिए कितना चलना होगा, 2 यूनिट चलना होगा ना, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 2। अब ये तो एक बात हो गया कि मॉड के अंदर नंबर अवेलेबल है, सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। कभी कभी लेकिन क्या होता है कि उल्टा भी होता है कि मॉड के अंदर में वेरिएबल हो जाता है और बाहर मान लो कि आपको कुछ आंसर दे दे, लेट्स से कि मॉड x इक्वल्स टू 5, बताओ x क्या होगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए कि ये सवाल क्या है। ये सवाल बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका 0 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। अभी 0 से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे 2 आदमी एग्जिस्ट करता है, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। राइट वाला क्या होता है 5 और लेफ्ट वाला क्या होता है -5, इसीलिए यहाँ से x का आंसर कितना हो जाएगा +-5। ये आया समझ में, पक्का श्योर ना, ठीक है। इसका बताओ फिर मॉड x इक्वल्स टू 0 का आंसर क्या होगा, +-0 क्यों नहीं होगा, 0 पे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कॉमन सेंस से भी सोचो तो 0 से 0 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन है, 0 खुद ही है और तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा 0। तो मॉड हटाते समय यू हैव टू बी केयरफुल। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो इट विल रिमेन 0, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई अगर नंबर है तो यू आर सपोज टू पुट अ प्लस माइनस साइन देयर। क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है बताओ 0, तो मॉड का डंडी जब आप हटाइएगा तो प्लस माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है मेरे ख्याल में। तो क्या मिल जाएगा बताओ, हाफ ब्रैकेट के अंदर में -20 -5x इज इक्वल्स टू स्ट्रेट अवे 0, 2 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड इट विल ऑल्सो वैनिश, और ये भी क्या बन जाएगा 0। सो -20 -5x इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे ख्याल में -5x इक्वल्स टू +20, -5 को धक्का मारिएगा तो x इक्वल्स टू -4 आ जाएगा शायद, ठीक है। सो x इक्वल्स टू -4। क्लियर मेरे ख्याल में। कितने लोग आ गया था खुद से, शानदार, बहुत बढ़िया। आगे चल रहा हूं फिर, सबका जब आ ही गया तो अगला सवाल देखिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा था, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट अगर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे रहेगा तो ट्राइंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ट्राइंगल यदि नहीं बन पाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या बोलिएगा 0, बस वही लगाना है। करिए फटाफट, हाँ आंसर आ जाए तो बताइएगा। देखो इसको खुद से कर लेना और मोस्टली आ ही गया आप लोग का। लिख लो इसमें k इक्वल्स टू -5, k इक्वल्स टू -5। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो फटाफट इसको, ये थोड़ा सा खून चूसेगा आप लोग का। देखो 2 मिनट मेरी तरफ देखना और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन तक क्या हो रहा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, हिंदी में चाहे उर्दू में, हर क्वेश्चन में आपको बस यही बोला हुआ था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कोलिनियर बोल रहा था, कभी बोल रहा था कि सारा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, सबका मीनिंग तो अल्टीमेटली सेम ही है। इस वाले सवाल में लेकिन साफ साफ क्या बोल रहा है कि आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना लेना है 35। अब इस क्वेश्चन में होगा एक प्रपंच। प्रपंच क्या होगा कि अभी तक के, अब देखो कपिश हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो डिटरमिनेंट्स के एस्पेक्ट से। यहाँ देखो इक्वल टू 0 था तो मॉड का डंडी जब हटा रहे थे ना तो फिर क्या कि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बार क्या होगा कि मॉड के बाहर नंबर रहेगा 35। क्या रहेगा बताओ 35। तो जब मॉड का डंडी हटाओगे ना तो वहां पे भी एक प्लस माइनस का फर्क आएगा। एक केस बनेगा +35 का और एक केस बनेगा -35 का। 2 केस में सॉल्व होके 2 आंसर मिलेगा हम लोग, ठीक है। चलो करते हैं, लिखो, स्टार्ट करूं, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 35। स्ट्रक्चर बनाओ, मॉडुलस, हाफ, डिटरमिनेंट, वैल्यूज डालोगे तो k41, दूसरे वाले का 2 - 6 1, तीसरे वाले का 5 4 और 1 इक्वल्स टू 35। यहीं से 2 केस बना लो आप, हाफ डिटरमिनेंट k41 2 - 6 1 5 4 1 इक्वल्स टू एक केस में 35 और दूसरे केस में आप लिख सकते हैं हाफ डिटरमिनेंट k41 2 - 6 1 5 4 1 इज इक्वल्स टू -35, ठीक है।
किसी एक तरफ डिटर्मिनेंट को ब्रेक करो और यहाँ से जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा उसको वहाँ भी कॉपी कर लेंगे, सेम ही बात है। तो इस 2 को वहाँ भेज दो और डिटर्मिनेंट को तोड़ो, तो मेरे ख्याल में k इंटू रो गया कॉलम गया -6 -4 तो -10, -4 इंटू रो गया कॉलम गया 2 -5 मेरे ख्याल में -3 और +1 रो कॉलम तो मेरे ख्याल में 8 और +30 तो 38, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 वहाँ चला गया होगा तो ये हो जाएगा 70। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, -10 के यहाँ से मेरे ख्याल में 12 और +38 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। सो -10 के ये जोड़ के कितना हो जाएगा 50, वहाँ जाके कितना हो जाएगा 20, तो k इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया -2। अभी ये 2 को भी वहाँ भेज देंगे और डिटर्मिनेंट का जो मेरा आंसर आया था ना उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट मेरा कितना आया था देखो, 70 तो 2 के मल्टीप्लिकेशन से हुआ था, डिटर्मिनेंट मेरा इतना आया था देखो, ठीक है, -10 के +40, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा देखो, -10 के +40, अच्छा सॉरी +50, -10 के +50 इक्वल्स टू -70। अब यहाँ से -10 के इज इक्वल्स टू -120 और k इक्वल्स टू शायद आ जाएगा 12। तो k का 2 आंसर आना चाहिए, -2 एंड 12। कितने लोग आ गया था खुद से? ठीक है, बढ़िया। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रेमर्स रूल। चलो ठीक है, लिखो हेडिंग क्रेमर्स रूल। हाँ फिलहाल के लिए तो खाली हेडिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। हाँ स्पेलिंग देख सकते हो यहां से, क्रेमर्स रूल, ठीक है। डन। अभी देखो बहुत ही प्यारा सा चीज है, 5 मिनट मैं बस बकबक करता रहूंगा, आप क्या ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहिए। हर्षित देखो लोग गलत सोचेगा यार, अब मैं बोलना वाला नहीं चाहता हूँ। बहुत पहले एक सिनेमा आया था, एक पिक्चर आया था बहुत पहले, अभी देखो ध्यान से सुनना और गड़बड़ बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब पुराना है लेकिन छोड़ो। यहाँ देखो हमको पढ़ना है क्रेमर्स रूल। क्या पढ़ना है बताओ? अभी क्रेमर्स रूल का ना कॉन्टेक्स्ट पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये आपको मदद कहाँ करेगा। तो ये आपको मदद करेगा कि ऐसे सिचुएशन में जो सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लास 9 में आपको एक चैप्टर मिला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला। 10 में फिर से उसका बड़ा भाई मिला आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 9 में एक इक्वेशन हुआ करता था एक क्वेश्चन में, 10 में आते आते वो एक सिचुएशन में 2 क्वेश्चन मतलब 2 इक्वेशन होने लग गया। आज 11 12 में आने के बाद में आपको मिलेगा एक सिचुएशन में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। आया बात समझ? वहां से ये चला आ रहा है कहानी। क्लास 9 में मिला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10 में चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे बताइए? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल चेहरा आप लोग जानते हैं, बताइए क्या होता है? अब देखो हर्षित मेरे साथ मजाक कर रहा है, दूरबीन लगा के देख रहा है मुझे। बताओ ए मतलब अच्छा चलो जनरल जो चेहरा होता है वो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ। वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, राइट। 3 वेरिएबल अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा? ax प्लस by प्लस cz। और मेरा ऐसे मन हो रहा है कि जो कांस्टेंट है ना उसको मैं राइट साइड में रखूं, अगर कोई परेशानी ना हो तो d, ठीक है। देखो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 है तो वहां जाके -5 हो जाएगा, -10 है तो वहां जाके 10 हो जाएगा। वो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है, इट में बी पॉजिटिव इट में बी नेगेटिव। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? ये क्या है मेरे को आप लोग अपने लैंग्वेज में बताओ। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। शाउट इट लाउड एक बार और, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आपको सॉल्व करना है एग्जैक्टली फॉर वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको चाहिए होगा 3 इक्वेशन। वेरिएबल्स का यही खास बात है कि जितना वेरिएबल जितना अननोन को आप सॉल्व करना चाहते हैं आपको उतना इक्वेशन चाहिए होगा। जितना मतलब अननोन को आप सॉल्व करना चाहते हैं आपको उतना ही क्या चाहिए होगा? इक्वेशन। इसीलिए क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल,
क्योंकि वहाँ वेरिएबल होता था 2, इसीलिए आपको इक्वेशन भी दिया गया 2, और 2 इक्वेशन की हेल्प से फिर आप x सॉल्व कर लो, y सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ लेकिन आपको सॉल्व क्या करना है, 3 वेरिएबल, तो इक्वेशन कितना प्रोवाइड किया जाएगा बताओ, 3। ठीक है, और वो तीनों इक्वेशन देखने में कैसा दिखेगा, देखो स्ट्रक्चर मोर और लेस ऐसा ही रहेगा, बस इसका जो कोफिशिएंट्स है, ये जो ए बी सी डी है, इसको मुझे अलग करना पड़ेगा सारे इक्वेशंस। ठीक है, तो वो देखने में कैसा होगा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बोलो आप, सब लोग ट्राई करो, अच्छा फील होगा आप लोगों को भी, b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। नेक्स्ट बताओ, लास्ट आते आते सुस्त हो गए आप लोग, लेकिन ठीक है, इक्वल्स टू d3। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, नहीं मैं बोलता हूं, मेरे बाद आप रिपीट करना, बोलो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तरीका है क्रेमर्स रूल और दूसरा तरीका है मार्टिन्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है और मार्टिन्स रूल मैट्रिक्स पे बेस्ड है। आज हमको क्रेमर्स रूल समझना है। अब इसको देखो, मैनुअली यदि आप ट्राई करोगे ना, वो एलिमिनेशन वगैरह तरीके से सॉल्व करने का, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और कई बार ऐसा है कि आंसर भी नहीं आएगा आपका। आया बात समझ? तो इसको सॉल्व करने का जो डायरेक्ट मेथड है, उसमें से एक मेथड का नाम है क्रेमर्स रूल। क्या नाम है बताओ? क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल लगाना मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। 4 डिटर्मिनेंट फॉर्म करना होता है हम लोग को, और फिर 3 रेशियो निकालना होता है। क्या बोला मैंने बताओ? 4 डिटर्मिनेंट 3 रेशियो, 4 डिटर्मिनेंट 3 रेशियो। 4 डिटर्मिनेंट कैसे कैसे बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। पहला डिटर्मिनेंट जो आप बनाओगे उसको बोला जाता है डी। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं? वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ यहाँ देखना ध्यान से। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, सारे कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट ले लो आप, सारे कोफिशिएंट का, नॉट द कांस्टेंट टर्म। क्या होगा बताओ तुम? a1 b1 c1, और बोलो a2 b2 c2, और बोलो a3 b3 c3। सॉल्व करने के बाद में इस डिटरमिनेंट का कोई एक आंसर आएगा, ठीक है, उसको रख के रखो। नेक्स्ट आपको निकालना होता है एक और डिटरमिनेंट जिसको हम कहते हैं dx। क्या कहते हैं बताओ? dx। अभी dx का लॉजिक क्या है समझना ध्यान से, कि वैसे तो सारे जगह पर मेरे को कोफिशिएंट्स ही रखना था। dx का लॉजिक ये है कि जो x से रिलेटेड कॉलम है ना, उसको आप कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर। dx का लॉजिक ये है कि x से रिलेटेड जो कॉलम था उसको आप रिप्लेस कर दीजिए कांस्टेंट टर्म्स। आया बात समझ? आया बात समझ? नहीं आया समझ? मैं लिख के दिखाता हूं तो समझ में आएगा। मेरे को बताओ कि इसमें x से जुड़ा हुआ कांस्टेंट कौन सा है? a1x, a2x, a3x ना। मैं कह रहा हूं कि a1, a2, a3 को आप d1, d2, d3 से रिप्लेस कर दीजिए, और यहां क्या मिलेगा बताइए? d1, d2, d3, बाकी को रखिए सेम टू सेम, नो चेंज। क्या आएगा बताइए? b1 b2 b3, और बोलिए c1 c2 c3। इसको सॉल्व करे भी कोई एक आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। ऐसा ही आपको बनाना है dy। अब dy में सोचो क्या होगा? y वाला चेंज हो जाएगा और कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले कॉलम में क्या आएगा बताओ? a1 बोलो जोर से बोलो, a1 a2 a3, और बताओ b1 बोल रहे हो तो फिर मूर्खता है। c1, अच्छा फिर गलत कर दिया, क्या होगा बताओ? d1 करेक्ट, फिर d2, फिर d3, फिर बताओ c1 c2 c3, लास्ट dz। कैन यू गेस कि क्या होगा? और कोई गलती मत करना। a1 a2 a3, और बोलो b1 b2 b3। आया बात समझ? और क्या? c1 c2 c3, d1 d2 और d3। आया बात समझ? अब देखो ये वो 4 डिटर्मिनेंट है जो आपको हमेशा बनाना होगा। कितना टफ है ये बताओ? वेरी सिंपल। कोफिशिएंट का पहला डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट वाले में फर्स्ट कॉलम x वाले को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, y के टाइम पर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, और z के टाइम पर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। इसका भी कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा, और इसका भी कुछ आंसर आएगा, और नंबर्स में रहेगा। लाइक इसका वैल्यू हो सकता है कि 5 आए, इसका वैल्यू हो सकता है कि 2 आए, इसका हो सकता है कि 3 आए, उसका हो सकता है कि 10 आए। ठीक है, यहाँ के बाद में आपके XYZ का आंसर क्या होगा? देखो x का आंसर होगा इस सिचुएशन में
dx का आंसर डिवाइडेड बाई d का आंसर। मतलब dx को सॉल्व करके कुछ एक आंसर आएगा आपके पास में, dx को सॉल्व करके, और d को सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा। dx वाले आंसर का और d वाले आंसर का रेशियो यही होगा x का वैल्यू। आया बात समझ? फिर नेक्स्ट y का आंसर हो जाएगा dy वाला डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई d वाला डिटर्मिनेंट, और z का आंसर हो जाएगा dz वाला डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई d वाला डिटर्मिनेंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। आया बात समझ? कि कोई भी सिस्टम को लेके, कोई भी सिचुएशन को लेके आपको कितना डिटरमिनेंट बनाना है? थोड़ा जोर से बोलो। पहला डिटरमिनेंट क्या चीज का? कोफिशिएंट का, उसको क्या नाम देंगे? d। दूसरा डिटरमिनेंट क्या चीज का? dx का, उसमें क्या चेंज करोगे? फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस। फिर y का dy, उसमें क्या चेंज करोगे? सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस। फिर dz, उसमें क्या करोगे? थर्ड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस। ऐसा करके 4 डिटरमिनेंट और चारों का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में। x का आंसर क्या रहेगा? बोलो जोर से। dx बाई डी। y का आंसर बोलो dy बाई डी। z का आंसर बोलो dz बाई डी। आया समझ कि नहीं आया समझ? बाकी और भी कुछ कहानी है इससे रिलेटेड, कंसिस्टेंसी ये सब का, वो सब लेकिन आज नहीं प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, आज नहीं पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन कर लो एक बस इससे रिलेटेड, करके देखो कर पाते हो कि नहीं। इसके लिए ना आधा पेज का गैप छोड़ देना, थ्योरी में अगले क्लास लिखा दूंगा। अच्छा वैसे थ्योरी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पीडीएफ तो मिलेगा ही आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखो एक बार, ये देखो, ये मैं लिख के लाया था आप लोगों के लिए। इसको इक्वेशन बोलते हैं। ये हो गया d, ये हो गया dx, dy और dz, और बाकी बस वैल्यूज भरना है आपको। क्लियर है ना मेरे ख्याल में? अभी एक सवाल देख लेते हैं, ये अगले क्लास देखेंगे। हाँ, कंडीशंस ये वाला करो, उन सब पे ना मैं अगले क्लास बात करूंगा। आज एक बार आप पहले एक क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है। बाकी आंसर कैसा आएगा नहीं आएगा वो सब कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी में आता है, वो अगले क्लास देखेंगे। मैं सबका स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता हूं, आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करके बताइएगा। हाँ, डी का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में होना चाहिए 6 1 -3 1 3 -2 2 1 4। dx का स्ट्रक्चर होना चाहिए 5 5 8 1 3 1 -3 -2 4। dy का स्ट्रक्चर होना चाहिए 6 1 2, फिर मेरे ख्याल में 5 5 8 और फिर -3 -2 4। और dz का आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में 6 1 2 1 3 1 और 5 5 8। इन सब का वैल्यू निकालो। डी आया किसी का? कितना? 91। dx निकालो। इस डिटरमिनेंट का ब्रेकिंग वैसे आप रफ में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कपिश का जगह चेंज करना होगा। ये भी 91। चलो यहां देखो, काफी मेहनत मशक्कत के बाद में लोगों का ये 91 आया है, ये 91 आया है, ये कितना आया है 182, और ये कितना आया है 91। अब यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू इट विल बी क्या? dx बाई डी। सो 91/91 कैंसिल हो गया 1। y विल बी इक्वल टू dy बाई डी, दैट इज 182/91 सॉल्व करके 2, एंड z इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? dz बाई डी, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 91/91 सॉल्व करके 1। क्लियर ना सबको? बाकी नीचे 0 होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह, वो चीज़ अपन अगले क्लास में देखेंगे कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।